स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप लोग भी झारखंड एएनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अभी तक आपने अपनी तैयारी नहीं शुरू की है और आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी राठौर एजुकेशन पॉइंट के द्वारा लाया गया विजय पथ बैच से कर सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए नया बैच लॉन्च कर दिया गया है जो कि झारखंड स्पेशल बैच रहने वाला है। इस बैच का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 599 है। इसमें आपको आपका जो कंप्लीट वैकेंसी का जो तैयारी है वो लाइव क्लासेस जो कि डेली चलेंगी उसके थ्रू करवाया जाएगा। आपको इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी। आपको कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और साथ ही साथ आपको फुल सिलेबस जो है वो इसी तरह से आपका कवर होता रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को जल्द से जल्द राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ शुरू करें तो जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इसके बाद अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करके आप कोर्सेज सेक्शन में जा करके हमारे विजय पथ बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो आपके ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया गया है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का आधार क्या है। ठीक है, ऑप्शंस है हॉस्पिटल बेस्ड सर्विसेज यानी कि अस्पताल आधारित सेवा, डॉक्टर केंद्रित देखभाल, समुदाय आधारित देखभाल या फिर निजी चिकित्सा सेवा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समुदाय निर्धारित देखभाल। ठीक है, जो हमारे भारत का जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और स्थानीय संस्थानों के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिससे सस्ती, सुलभ और स्वीकार्य सेवाएं जो है वो रोगी तक पहुंच सके, जिससे रोगों की रोकथाम हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है WHO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, WHO क्या है? तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को जो है वो WHO की स्थापना हुई थी। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है उसे बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य क्या है। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? केवल दवाइयाँ देना, बीमारियों का इलाज करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना और रोकथाम पर ध्यान देना, अस्पतालों में भर्ती करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य शिक्षा देना और रोकथाम पर ध्यान देना, यानी कि प्राइमरी केयर, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उस पर मेन फोकस करना ही किसका कार्य होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IEC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इंडियन एजुकेशन काउंसिल या फिर इंटरनेशनल इमरजेंसी केयर या फिर इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो IEC क्या है? यह एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को जानकारी देना, शिक्षा देना और संचार के माध्यम से उनके व्यवहार और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक बदलाव लाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक क्या है? ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? समुदाय की जनसंख्या गिनना, बीमारियों का इलाज करना, समुदाय की आवश्यकताओं को पहचानना या फिर दवाइयाँ वितरित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? नीड असेसमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह जानना है कि समुदाय में कौन कौन सी जो सेवाएं हैं या जो भी जानकारी है उस किस जानकारी की ज़रूरत है, ताकि उसके आधार पे क्या है योजनाएं जो सरकार लाती हैं उन्हें बनाया जा सके और उचित सेवा प्रदान किया जा सके। तो इसका सही आंसर है समुदाय की आवश्यकताओं को पहचानना। नीड असेसमेंट का मतलब होता है कि समुदाय की जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पहचानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC में कितनी जनसंख्या के लिए सेवा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो PHC है वो कितनी जनसंख्या के लिए बनी होती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 50,000 या 50,000 से 1 लाख। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 30,000 से 50,000 तक। PHC जो है वो 30,000 जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बनी होती है और वहीं जो
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 20,000 से 30,000 तक। ठीक है, 20,000 से 30,000 तक जो भी ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पे जो 30,000 संख्या है उस पे एक पीएचसी होता है। 30,000 जनसंख्या पे एक पीएचसी कहाँ होता है? ग्रामीण इलाकों में होता है। वहीं पहाड़ी या फिर जनजातीय क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या पे ही एक जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य टीम में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? डॉक्टर का सहयोग करना, केवल टीकाकरण करना, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या फिर अस्पताल प्रबंधन करना। तो इसका सही आंसर क्या है? आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कौन होती हैं? तो ये एक प्रशिक्षित महिला होती हैं जो कि ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में और एक ब्रिज का काम करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये ब्रिज का काम करती हैं गाँव के लोगों के बीच में और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो रहा है सरकार की तरफ से उसके बीच में एक ब्रिज का काम आशा कर रही होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, आशा का रोल क्या होता है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर लंदन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जेनेवा। WHO का जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में प्रेजेंट है। ठीक है, यह जो है ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मीडिया IEC में उपयोग होती है? IEC क्या होता है? ये अभी तुरंत हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था पहले। तो IEC में जो कौन सी मीडिया इस्तेमाल होती है? ऑप्शन है टेलीविज़न, पोस्टर, रेडियो या सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सभी। ये सारी मीडिया जो भी हैं ये सभी की सभी IEC में सूचना देने के लिए विभिन्न माध्यम जो हैं वो ये सारे हैं, इनमें ये सारे यूज़ होते हैं ताकि जो भी लोग हैं उन तक सारी की सारी जो भी जागरूकता वाले नॉलेजेस हैं वो सारा पहुंचाया जा सके, उनके बीच जागरूकता फैलाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का प्राथमिक आवश्यकता क्या है? ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनका प्राथमिक आवश्यकता क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर, सुलभ और सस्ती सेवाएं या फिर निजी अस्पताल। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, वो भी बिल्कुल कम से कम रेट में। ठीक है, कम से कम पैसों में, क्योंकि गरीब जो गांव में जो लोग रह रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गरीब होती है, वो उतना ज़्यादा महंगा स्वास्थ्य सेवा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनके लिए सुलभ और सस्ती सेवाएँ लाना जो है वो प्राथमिक आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य का WHO द्वारा दिया गया परिभाषा क्या है? ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो WHO के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? ऑप्शंस है केवल बीमारी ना होना, मानसिक और शारीरिक स्थिति, या फिर पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था, या फिर केवल शारीरिक स्वस्थता। तो इसका सही आंसर क्या है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था क्या है? WHO के अनुसार हेल्थ का डेफिनेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर कर रहा होता है? तो एक सब सेंटर जो है वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है? ऑप्शन क्या क्या है? 1,000 से 2,000, 3,000 से 5,000, 5,000 से 10,000 या 10,000 से 20,000। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3,000 से 5,000। 3,000 जनसंख्या पर जो जनजातियाँ होती हैं या जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर एक सब सेंटर होता है, और वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 5,000 जनसंख्या पे एक जो है वो सब सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी इसी तरह से भारत का जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है वो इसी तरह से संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? दवा देना, निर्णय लेना, व्यवहार में बदलाव लाना या सज़ा देना। तो काउंसलिंग जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है व्यवहार में बदलाव लाना। ठीक है, लोगों का जो माइंडसेट है उसमें परिवर्तन लाना, जागरूकता फैलाना, उनको निर्णय लेने में सहयोग करना, या उनको उनकी मनोदशा जो भी अगर ख़राब हो रखी है उनकी मेंटल स्थिति तो उससे बेहतर करने में सहयोग करना। ये सारा क्या है? ये सारा काउंसलिंग का उद्देश्य होता है। इससे क्या होता है? जो सकारात्मक व्यवहार होता है उसको बढ़ावा देने का कोशिश काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोगों की रोकथाम का प्रथम स्तर क्या कहलाता है?
ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या टोटल प्रिवेंशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्राथमिक रोकथाम, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। इसमें रोग होने से पहले जो भी संभावित रोकने के लिए कदम उठाने होते हैं वो सारा इंक्लूडेड होता है, जैसे टीकाकरण करना, पोषण बढ़ाना, स्वच्छता, हाइजीन मेंटेन करना। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो RCH कार्यक्रम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? तो जो भी मातृ और शिशु दोनों के मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, नवजात शिशुओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित क्या है? ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस है महिलाओं की शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और दवाओं का वितरण करना। तो इसका सही आंसर है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में उपलब्ध होती हैं? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती है? ऑप्शन क्या क्या है? प्राइमरी केयर, प्राथमिक देखभाल, विशेषज्ञ सेवाएं, केवल टीकाकरण या केवल दवाएं। तो एक CHC जो होता है उसमें सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, प्रसूति, बाल चिकित्सा जैसे विशेषज्ञ सेवाएं जो हैं वो दी जाती है। ये क्या होता है? ये PHC से ऊपर का लेवल होता है। ठीक है, सब सेंटर सबसे नीचे लेवल, फिर उसके ऊपर PHC और फिर उसके ऊपर एक CHC आता है। तो इसमें क्या है? इसमें विशेषज्ञ सेवाएं जो हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना मुख्यतः किसके लिए है? ICDS योजना जो सरकार के द्वारा लाया गया है वो मुख्यतः किसके लिए है? ऑप्शन क्या क्या है? किशोरों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं के लिए या छात्रों के लिए। तो ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। इस योजना के तहत जो भी छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ होती हैं, उनकी पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और महिलाओं के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत नियुक्त किया गया है? आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना के अंतर्गत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? आयुष्मान भारत, RCH, NRHM या फिर जननी सुरक्षा योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है NRHM। ठीक है, NRHM जो है यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उनके तहत आशा कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है ताकि वे समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच सेतु यानी ब्रिज का कार्य करेंगे। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ब्रिज का काम कौन करती हैं? आशा वर्कर्स कर रही होती हैं। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? UIP, WHO कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान या फिर जननी योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है UIP। भारत में जो इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण कार्यक्रम है वो UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को जो भी आवश्यक बीमारियों के खिलाफ टीका है वो लगवाया जा रहा होता है। ठीक है, एक आदर्श समुदाय की विशेषता क्या होती है? ठीक है, एक आदर्श समुदाय जो है उसकी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन क्या क्या है? केवल शिक्षा, केवल अस्पताल या फिर सामाजिक सहयोग और स्वास्थ्य सुविधा या फिर केवल रोजगार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सामाजिक सहयोग और स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, एक आदर्श समुदाय वह होता है जहाँ सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या कह सकते हैं स्वच्छता और जो भी अन्य सेवाएं होती हैं वो सारे उपलब्ध हों और लोग एक दूसरे के लिए उत्तरदायी हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है? 36 वीक्स, 38 वीक्स, 40 वीक या 42 वीक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 40 वीक्स। एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 40 सप्ताह होती है, जो कि लगभग 9 महीने 7 दिन होती है, जिसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि LMP से गिना जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रथम अवस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? बच्चे का जन्म या फिर नाल का निकलना, गर्भाशय मुख का
विस्फारण यानी कि सर्वाइकल डायलेशन, या फिर बच्चेदानी की सफाई। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रथम अवस्था जो लेबर का होता है उसमें गर्भाशय का मुख का विस्फारण यानी कि सर्वाइकल डायलेशन जो होता है वह हो रहा होता है। ये पहली अवस्था होती है जब गर्भाशय का मुख जो है वो धीरे धीरे खुल रहा होता है। यह अवस्था क्या होती है? सबसे लंबी होती है और इसमें नियमित संकुचन के साथ जो डायलेशन है वो हो रहा होता है। ठीक है। एक नॉर्मल नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg या 4 kg। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2.5 kg। भारत में सामान्य नवजात शिशु का औसत वजन 2.5 kg होता है या उससे अधिक होता है। इससे कम वजन को हम क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट यानी कि LBW कह रहे होते हैं। ठीक है, लो बर्थ वेट। अगला है अपगार स्कोर कब लिया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? जन्म से पहले, 5 और 10 मिनट के बाद, 1 और 5 मिनट के बाद, या फिर 10 और 20 मिनट के बाद। तो अपगार स्कोर जो है वो नवजात शिशु का लिया जाता है उसके जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट के बाद। अपगार स्कोर जो है वो नवजात शिशु की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए लिया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इसमें आता है अपीयरेंस, पल्स, ग्रेनियंस, एक्टिविटी और रेस्पायरेशन। ठीक है। अगला है ग्रेविडा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है पहला बच्चा ना होना, बच्चा का खून, या फिर जब तक की कुल गर्भधारण संख्या, अब तक की कुल गर्भधारण संख्या, या फिर मृत बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अब तक की कुल गर्भधारण संख्या क्या कहलाती है? ग्रेविडा कहलाती है। ग्रेविडा उस महिला को कहते हैं जो गर्भवती है या रही है। ग्रेविडा की संख्या यह दर्शाती है कि महिला ने अब तक कितनी बार गर्भधारण किया है। ठीक है, चाहे वो गर्भ जो है वो पूरा हुआ हो, बच्चे का जन्म हुआ या बीच में अबॉर्ट कर दिया गया, वो मायने नहीं रखता, बट ग्रेविडा क्या है? कितनी बार गर्भधारण हुआ है। पार्टोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? दवाइयों का रिकॉर्ड रखने के लिए, टीकाकरण रिकॉर्ड के लिए, या फिर प्रसव के प्रगति को मॉनिटर करने के लिए, या फिर वज़न रिकॉर्ड करने के लिए। तो पार्टोग्राफ जो होता है वो प्रसव की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल टूल होता है जिससे यह देखा जाता है कि प्रसव लेबर जो है वो सामान्य प्रगति कर रहा है या नहीं। इससे क्या होता है? इससे जो भी जटिलताएँ हो सकती हैं लेबर के दौरान उसे समय से पहले ही पहचान लिया जाता है। ठीक है, जिससे माँ और बच्चे दोनों का ज़िंदगी बचाया जा सकता है। प्रसव के दौरान नाल को बाहर निकालने में देरी किस अवस्था में होती है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में बच्चे के जन्म के बाद नाल निकाली जाती है। यदि 30 मिनट से अधिक समय लगे तो उसे डिले किया हुआ माना जाता है और आवश्यक हस्तक्षेप किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना पे एक पूरा क्लास भी आपको इसी चैनल पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऑप्शंस है बच्चों की मुफ्त शिक्षा देना, माताओं को पोषण देना, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, या फिर परिवार नियोजन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना। जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत क्या होता है? जो भी ग्रामीण इलाकों में या फिर गरीब महिलाएँ होती हैं, जो भी गरीबी रेखा के नीचे यानी कि BPL वाली महिलाएं होती हैं, SC ST कैटेगरी की जो महिलाएं होती हैं, उनको जो एक प्रोत्साहन राशि जो है उनको मिलता है अगर वह इंस्टीट्यूटेड असिस्टेड डिलीवरी यानी कि अगर वो अस्पताल में अपना डिलीवरी करवा रही होती हैं तो उन्हें क्या मिलता है? प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खतरे का संकेत नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? अत्यधिक रक्तस्राव, तेज सिरदर्द, सामान्य मतली, या फिर दृष्टि में धुंधलापन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सामान्य मतली। ठीक है, कौन सा खतरे का संकेत नहीं है प्रेगनेंसी में? तो वो है नॉर्मल नौजिया। इसके अलावा एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है, या फिर सिर दर्द बहुत ज़्यादा, या फिर धुंधली दृष्टि, ये सभी जो है ये गंभीर कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव के बाद रक्तस्राव को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं मेनार्क, या फिर पोस्टपार्टम हेमोरेज, और डिस्मेनोरिया, या फिर मेनोपॉज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पोस्टपार्टम हेमोरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमोरेज को हम क्या लिखते हैं? PPH लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये वह स्थिति है जिसमें प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा होता है, और इसमें क्या है? इसके कारण ही माता का जो मृत्यु का एक प्रमुख कारण जो
भी मदर बन रही होती हैं उनके मैटरनल मोर्टालिटी रेट का मुख्य कारण क्या होता है, यही PPH होता है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो तो उसके कारण माँ की जान भी चली जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी स्थिति शोल्डर डिस्टोकिया के लिए सबसे अधिक जोखिम बढ़ाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? मल्टीपैरिटी यानी कि बहुपरता, मैक्रोसोमिया या फिर प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि पूर्वगामी नाल, या फिर प्री टर्म लेबर यानी कि पूर्व प्रसव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया क्या है? तो मैक्रोसोमिया जब बच्चे का वज़न 4 kg या उससे अधिक होता है तो शोल्डर डिस्टोकिया का मुख्य कारण यह होता है। ठीक है, इस स्थिति में बच्चे का कंधा जो है वो त्रोनी में अटक जाता है। अगला क्वेश्चन है हेल्प सिंड्रोम में एल का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है ल्यूकोसाइटोसिस, लिवर फेलियर, लो प्लेटलेट्स या फिर लंग कोलैप्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें एल का क्या मतलब है? इसमें एल का मतलब है लो प्लेटलेट। ठीक है, HELLP इसका क्या अर्थ है? तो ये एक गंभीर जटिलता है जिसमें M का मतलब होता है हेमोलाइसिस, EL का मतलब होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, L का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, यहाँ पे LPC ये LP जो हुआ इसका मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। यह प्री एक्लेम्सिया से संबंधित होता है। प्री एक्लेम्सिया क्या है? तो ये एक प्रेग्नेंट वुमेन के रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्लेम्सिया की प्राथमिक दवा क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? फ्यूरोसेमाइड, डेक्सामेथासोन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर लैबेटालोल। तो इसका सही आंसर क्या है? एक्लेम्सिया जो है वो दौरे और हाई ब्लड प्रेशर दोनों को एक साथ जब हो रहा हो तो उसे हम एक्लेम्सिया कहते हैं। ये इसका प्राथमिक दवा क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है, जो दौरे को रोकती है और तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर रही होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण बन सकता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण बन सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? वर्टेक्स, ब्रो, ऑसिपिटो एंटीरियर या फिर लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रो यानी कि माथे की जो प्रस्तुति होती है जिसमें सिर आधा झुका होता है, इससे क्या होता है? इससे व्यास सबसे बड़ा होता है और सबसे जिससे प्रसव जो है वो रुक सकता है। इसके कारण जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है वो आम कारण इसका क्या है? ब्रो, यानी कि इसमें माथे की प्रस्तुति जो है वो जो है आधा सिर जो होता है वो झुका होता है इस पोजीशन पे। ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स का सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्रांसवर्स लाई या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुप्रस्थ स्थिति यानी कि ट्रांसवर्स लाई। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है कॉर्ड प्रोलैप्स का उसका क्या होता है? ट्रांसवर्स लाई। जब गर्भनाल आसानी से नीचे आ सकता है क्योंकि शिशु जो है वो त्रोनी में फिट नहीं होता, इस कारण क्या होता है? कॉर्ड प्रोलैप्स का जो होता है वो सामान्य कारण ट्रांसवर्स लाई इसी तरह से बन जाता है। ठीक है, निम्न में से यूटेरिन रप्चर का पहला लक्षण क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? ब्रेडिकार्डिया इन फीटस, बर्निंग सेंसेशन यानी पेट में जलन, रक्त स्राव यानी वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर तेज गर्भाशय संकुचन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, यूटेरिन रप्चर का पहला लक्षण क्या हो सकता है? ब्रेडिकार्डिया इन फीटस यानी कि गर्भाशय फटने का पहला संकेत शिशु की धड़कन धीमी हो जाती है, माँ को तेज़ दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन प्राथमिक चेतावनी क्या होती है? फीटल डिस्ट्रेस होती है। ठीक है, निम्न इन विच कंडीशन डज द यूट्रस बिकम वुडी हार्ड? निम्न में से किस अवस्था में यूट्रस वुडी हार्ड हो जाता है यानी कि लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? एब्रप्टिया प्लासेंटा यानी कि अपसारी नाल या फिर प्लासेंटा प्रीविया पूर्वगामी नाल या फिर यूटेराइन रप्चर गर्भाशय फटना या फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एब्रप्टियो प्लासेंटा। ठीक है, यानी कि अपसारी नाल। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाल गर्भाशय से पहले ही अलग हो जाता है जिससे यूट्रस खून से भरकर वुडन हार्ड महसूस होता है। यह क्या है? ये एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी सिचुएशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अपसारी नाल कह रहे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? ऑप्शंस क्या क्या है? सीजेरियन सेक्शन, फोर्सेप्स डिलीवरी, सिम्फाइसियोटॉमी या फिर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न।
तो अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो रखा है यानी कि लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो उससे उसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है यानी कि हमें आगे क्या करना होगा, वो किसका संकेत दे रहा है, तो वो हमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न क्या संकेत दे रहा है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में ऑक्सीटोसिन देना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे यूट्रस रप्चर का खतरा बढ़ जाता है और इसका प्रयोग बिल्कुल ही निषेध है। तो हमें किस बात का कॉन्ट्रा इंडिकेशन दे रहा होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर हुआ है तो हमें कौन सा चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन दे रहा होता है यानी कि हमें नहीं करना होता, वो होता है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। हमें ऑक्सीटोसिन कभी नहीं देना होता है क्योंकि इससे क्या हो सकता है, यूट्रस जो है वो फट सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति कंगारू मदर केयर यानी कि KMC के लिए अनुकूल है। ऑप्शन क्या क्या है, मैक्रोसोमिक बेबी यानी कि अधिक वजन वाला बेबी, या फिर लो बर्थ वेट बेबी कम वजन वाला बच्चा, या फिर नियोनेटल जॉन्डिस नवजात पीलिया, या फिर फुल टर्म हेल्दी बेबी यानी कि पूर्ण अवधि वाला स्वस्थ बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी यानी कि कम वजन वाला बच्चा जो होता है उन्हें हमें KMC ज़रूर देना चाहिए। KMC क्या है, एक पद्धति है जिसमें माँ बच्चे की त्वचा से लगा कर रखती है ताकि, और यह जो है LBW यानी लो बर्थ वेट वाले बच्चों के लिए गर्मी, सुरक्षा और स्तनपान की सुविधा प्रदान करता है। पर्क्यूरियल सेप्सिस में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखता है। ऑप्शन क्या क्या है, पेट में सूजन, या फिर तेज बुखार और कपकपी, या फिर रक्तस्राव, या फिर नाल का रुकना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है तेज बुखार और कपकपी। पर्प्यूरियल सेप्सिस जो होता है उसमें प्रसव के बाद संक्रमण को पर्प्यूरियल सेप्सिस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसका पहला लक्षण होता है तेज बुखार और कपकपी। ठीक है, जो कि संक्रमण का संकेत हो रहा होता है। तो ये क्या था, हमारे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक ये क्लास देखा है, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लगातार क्लासेस ला रहा है। ठीक है, आपको इस चैनल पे